दशकों से जब भी हम भारत में स्कूल और शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो हम सबके दिमाग में सबसे पहले एक ही राज्य का नाम आता है। केरल, बिना किसी शक के। बिल्कुल, केरल। मतलब हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि केरल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक ऐसा बेंचमार्क जिसे छूना बाकी राज्यों के लिए मतलब लगभग नामुमकिन सा लगता है। हाँ, और देखिए ये बात सालों के डेटा और रिसर्च पर आधारित भी रही है। साक्षरता दर हो या फिर स्कूलों की क्वालिटी, केरल हमेशा एक चैंपियन की तरह टॉप पर रहा है। सही कहा। लेकिन 2026 की नीति आयोग की एजुकेशन क्वालिटी रिपोर्ट ने एक ऐसा बाउंसर फेंका है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बिल्कुल, और ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब शिक्षा का चैंपियन केरल नहीं रहा है, उसे पीछे छोड़ दिया एक ऐसे राज्य ने जिसके बारे में शायद किसी ने इस स्तर के चमत्कार की उम्मीद भी नहीं की थी, और वो राज्य है पंजाब। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? तो आज के इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन इसी ऐतिहासिक उलटफेर को समझना है। हम उन डेटा पॉइंट्स, उन नीतियों और उस जमीनी हकीकत का विश्लेषण करेंगे जिसने पंजाब के सरकारी स्कूल सिस्टम को पूरे देश के लिए एक केस स्टडी बना दिया है। और मैं बताऊं, इस रिपोर्ट को पढ़ना वाकई किसी थ्रिलर नॉवेल पढ़ने से कम नहीं था। बिल्कुल। मतलब जब हम सरकारी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाली मशीन की छवि होती है। हाँ, हमें लगता है कि कोई भी बदलाव आने में पीढ़ियां लग जाएंगी, फाइलें बस एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाती रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन पंजाब का ये बदलाव दिखाता है कि अगर इरादा और विजन साफ हो तो एक बड़े सरकारी तंत्र को भी कुछ ही सालों में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारा जो पब्लिक एजुकेशन सिस्टम है वो असल में काम कर सकता है अगर उसे सही तरीके से चलाया जाए। और यही वजह है कि मैं इस डेटा की गहराई में जाना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये रिपोर्ट देखी तो मुझे लगा शायद 1-2% का मामूली सा अंतर होगा। हाँ, ज्यादातर मामलों में ऐसे ही होता है। लेकिन आंकड़े तो पूरी कहानी ही बदल रहे हैं। मतलब ये तो वैसा ही है जैसे क्रिकेट में किसी नई या कमजोर मानी जाने वाली टीम ने लगातार कई सालों से वर्ल्ड कप जीत रही चैंपियन टीम को सीधा फाइनल में हरा दिया हो। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। एक बहुत ही अप्रत्याशित जीत। हाँ। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कक्षा 3 के डेटा पर गौर करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 3 की बुनियादी शिक्षा में पंजाब के बच्चों ने भाषा में यानी लैंग्वेज में 82% और गणित में 78% का स्कोर किया है। और वहीं अगर हम उसी पैमाने पर केरल को देखें तो केरल का स्कोर भाषा में 75% और गणित में 70% रहा है। 75 और 70? हाँ, तो देखा जाए तो ये अंतर बहुत बड़ा है, मार्जिनल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, 82% बनाम 75%, ये कोई छोटी लीड नहीं है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मुझे ये समझना है कि नीति आयोग या कोई भी बड़ी एजुकेशन रिपोर्ट कक्षा 3 पर इतना ज्यादा जोर क्यों देती है? मतलब तीसरी क्लास का बच्चा ही तो है, अभी तो उसकी पूरी पढ़ाई बाकी है। ये शुरुआती आंकड़े इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि इसका जवाब फाउंडेशनल लर्निंग में छुपा है। देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी में एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत है। अच्छा, वो क्या है? सिद्धांत यह है कि शुरुआती सालों में आप पढ़ना सीखते हैं यानी लर्न टू रीड, और उसके बाद के सालों में आप सीखने के लिए पढ़ते हैं यानी रीड टू लर्न। ओहो, ये बहुत ही गहरी बात है। लर्न टू रीड और रीड टू लर्न। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा 8 या 9 साल की उम्र तक, जो कि आमतौर पर कक्षा 3 की उम्र होती है, अगर वो भाषा को ठीक से पढ़ना और समझना नहीं सीख पाता या उसे जोड़ घटाव के बुनियादी नियम समझ नहीं आते, तो उसका असर आगे की पूरी पढ़ाई पर पड़ता है। यानी अगर नींव ही कमजोर रह गई तो इमारत तो हिलेगी ही, है ना? एकदम सही। अगर बच्चा तीसरी कक्षा की कहानी की किताब ही नहीं पढ़ पा रहा तो वो छठी कक्षा में इतिहास या विज्ञान की मोटी किताबें कैसे समझेगा? वो तो बस शब्दों को रटने की कोशिश करेगा। हाँ, और फिर वो बच्चा पढ़ाई में पिछड़ने लगता है, उसका आत्मविश्वास गिरता है और अंततः वो पढ़ाई छोड़ देता है, जिसे हम ड्रॉप आउट कहते हैं। पंजाब ने कक्षा 3 में जो 82% और 78% का स्कोर हासिल किया है, उसका सीधा मतलब ये है कि उन्होंने उस नींव को मजबूत कर दिया है, ताकि आगे की कक्षाओं के लिए बच्चों का बेस एकदम तैयार रहे। बिल्कुल। और इसी का असर हमें आगे के डेटा में भी दिखता है। जो अगली चीज मुझे इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है कक्षा 9 के गणित का स्कोर।
हाँ, वो डेटा पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। आमतौर पर सरकारी स्कूलों में हमने यही देखा है कि प्राइमरी कक्षाओं में तो बच्चे फिर भी पास हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कक्षा 8 या 9 में बीजगणित, ज्यामिति या थोड़ा जटिल गणित आता है, बच्चों का प्रदर्शन धड़ाम से गिर जाता है। और यहीं पर पंजाब का डेटा एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिखाता रहा है। कक्षा 9 के गणित में पंजाब का स्कोर 52% दर्ज किया गया है, और केरल का? जबकि केरल 45% पर है। 45%! मतलब यह सच में चौंकाने वाला है। एक ऐसा विषय जिससे ज्यादातर बच्चे भागते हैं, उसमें इतना बेहतर प्रदर्शन। क्या ये उसी फाउंडेशनल लर्निंग का नतीजा है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे? देखिए, एक हद तक हाँ। जब आपका कक्षा 3 का गणित का बेस 78% पर मजबूत है, तो कक्षा 9 में उसका असर दिखना स्वाभाविक है। बच्चे को बेसिक मैथ से डर नहीं लगता। हाँ, लॉजिकल सी बात है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, सिर्फ नींव अच्छी होने से आप कक्षा 9 का जटिल गणित नहीं सुधार सकते। इसके लिए आपको एक ऐसा माहौल चाहिए जहां शिक्षक उस मुश्किल विषय को सही से समझा सकें, जहां बच्चे बिना डरे सवाल पूछ सके, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर इस पूरी केस स्टडी का दूसरा हिस्सा आता है, और वो है बुनियादी ढांचा और सिस्टम की कार्यकुशलता। मैं भी इसी पॉइंट पर आने वाली थी, क्योंकि जब हम इन नंबरों के पीछे के कारणों को खोजते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के आंकड़े सामने आते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब के 99.9% सरकारी स्कूलों में बिजली पहुंच चुकी है। 99.9%? ये लगभग 100% ही है। हाँ, और 99% स्कूलों में चालू हालत में कंप्यूटर है, और सबसे बड़ी बात, 80% से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बन चुके हैं। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक शक पैदा होता है। मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए, क्या शक है? देखिए, एक स्कूल की दीवारों पर अच्छा रंग रोगन कर देने से या पुराने ब्लैक बोर्ड की जगह एक चमकता हुआ डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगा देने से क्या सच में बच्चे गणित में तेज हो जाते हैं? ये सवाल अक्सर उठाया जाता है। मेरा मतलब है, क्या सिर्फ हार्डवेयर बदल देने से शिक्षा की क्वालिटी सुधर सकती है? क्योंकि ऐसे तो जिन भी स्कूलों में कंप्यूटर है, वहां के रिजल्ट्स तो हमेशा टॉप पर होने चाहिए। ये एक बहुत ही तार्किक और जरूरी सवाल है, और इसका सीधा जवाब है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ स्मार्ट बोर्ड लगा देने से कोई बच्चा अचानक से बीजगणित या विज्ञान नहीं सीख जाता। हार्डवेयर अपने आप में सिर्फ एक टूल है, एक निर्जीव वस्तु। तो फिर असली कारण क्या है? इस रिपोर्ट में पंजाब की सफलता का जो असली कारण है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वो तरीका है जिससे उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और उसे समझने के लिए हमें एक और बहुत ही क्रिटिकल डेटा पॉइंट को देखना होगा। और वो डेटा पॉइंट क्या है? वो है छात्र शिक्षक अनुपात, यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो। अच्छा, तो अनुपात के आंकड़े क्या कहते हैं पंजाब के बारे में? पंजाब ने अपने सरकारी स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात को 22:1 के स्तर पर ला दिया है। 22:1, यानी हर 22 बच्चों पर एक शिक्षक उपलब्ध है। हाँ, बिल्कुल। ये तो भारत के कई नामी और महंगे प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर अनुपात है। मतलब आमतौर पर सरकारी स्कूलों में हमने 50, 60 या कभी-कभी 80 बच्चों की भीड़ देखी है एक ही क्लास में। और यही वो मैजिक नंबर है जो आपके पिछले सवाल का जवाब देता है। देखिए, सोचिए अगर क्लास में 60 बच्चे हैं और दीवार पर एक बेहतरीन लाखों का स्मार्ट बोर्ड लगा है, क्या वो टीचर आखिरी बेंच पर बैठे उस बच्चे पर ध्यान दे पाएगा जिसे गणित का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं। टीचर का आधा समय तो क्लास को शांत कराने और बच्चों को चुप कराने में ही निकल जाएगा। सही कहा। वो स्मार्ट बोर्ड उस भीड़ में अपना सारा असर खो देगा। तो मतलब 22:1 का जो अनुपात है, वही उस स्मार्ट बोर्ड को असल में स्मार्ट बनाता है। सटीक कहा आपने। जब एक क्लास में सिर्फ 22 बच्चे होते हैं, तो शिक्षक के पास हर एक बच्चे के लिए समय होता है। वो हर बच्चे को जान पाता है। हाँ, वो व्यक्तिगत स्तर पर देख पाता है कि कौन सा बच्चा किस विषय में संघर्ष कर रहा है। वो स्मार्ट क्लासरूम के एनिमेशन या डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके उस कॉन्सेप्ट को तब तक समझा सकता है जब तक कि हर एक बच्चे को समझ ना आ जाए। तो इस अनुपात ने भीड़ को पढ़ाने की जगह व्यक्तिगत रूप से सिखाने का एक माहौल तैयार कर दिया है। बिल्कुल। और शायद इसी व्यक्तिगत ध्यान का नतीजा है कि इस रिपोर्ट में एक और बहुत ही शानदार आंकड़ा सामने आया है। कौन सा आंकड़ा? डेटा कहता है कि पंजाब में 90% से अधिक छात्र सफलतापूर्वक कक्षा 10 से कक्षा 11 में ट्रांजिशन कर रहे हैं। अरे वाह, 90% से अधिक? हाँ, और ये आंकड़ा एजुकेशन सेक्टर से जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता है। भारत में कक्षा 10 एक बहुत बड़ा फिल्टर है। हाँ, बोर्ड एग्जाम्स का दबाव होता है, घर की आर्थिक स्थितियां भी होती हैं। बिल्कुल।
विषय भी मुश्किल होने लगते हैं। इन सब कारणों से कक्षा 10 के बाद सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट अक्सर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर 100 बच्चे कक्षा 10 में हैं तो 90 बच्चे आगे की पढ़ाई जारी रख रहे हैं। ये अपने आप में ये साबित करता है कि स्कूल का माहौल उन्हें रोक कर रखने में कामयाब हो रहा है। हाँ, बच्चों का पढ़ाई बोझ नहीं लग रहा है। और शायद उनके माता पिता को भी उस शिक्षा का कोई ठोस मूल्य दिखाई दे रहा है, तभी वो बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। और ये मूल्य इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सिस्टम ने सिर्फ हार्डवेयर पर काम नहीं किया है, बल्कि उसके सॉफ्टवेयर को भी पूरी तरह से अपडेट कर दिया है। सॉफ्टवेयर। तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, सिस्टम का सॉफ्टवेयर, यानी वो नीतियाँ, वो ट्रेनिंग और वो विजन जिसने जमीन पर असल काम किया है। बिल्कुल। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस पूरे दौर को पंजाब का युग कहा है। और जब मैंने उन नीतियों के बारे में पढ़ा जो इस बदलाव के पीछे है, तो मुझे एहसास हुआ कि ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। नहीं है, चमत्कार को बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। तो इन नीतियों में सबसे अहम क्या रहा? इन नीतियों में सबसे पहली और शायद सबसे क्रिटिकल नीति रही है मिशन समर्थ। मिशन समर्थ। ये कोविड महामारी के बाद शुरू किया गया था, है ना? हाँ, हम सब जानते हैं कि कोविड के दौरान स्कूल लगभग 2 साल तक बंद रहे थे। वो बहुत ही मुश्किल दौर था बच्चों के लिए। बिल्कुल। जो बच्चे उस वक्त कक्षा 2 या 3 में थे, वो बिना कुछ सीखे सीधे कक्षा 4 या 5 में पहुंच गए। इसे एजुकेशन की भाषा में लर्निंग लॉस कहा जाता है। हाँ, पढ़ाई का नुकसान। दुनिया भर के एजुकेशन सिस्टम इस लर्निंग लॉस से जूझ रहे थे। पंजाब ने इसे इग्नोर करने के बजाय मिशन समर्थ शुरू किया। तो इस मिशन में उन्होंने किया क्या? इसका उद्देश्य था कि पहले इस खाई को पाटा जाए। उन्होंने हर बच्चे का बेसलाइन टेस्ट किया और फिर उन्हें उनके मौजूदा ज्ञान के स्तर के हिसाब से पढ़ाना शुरू किया, ना कि उनकी उम्र या कक्षा के हिसाब से। अच्छा, यानी अगर 6ठी क्लास का बच्चा तीसरी क्लास के स्तर पर है तो पहले उसे वहां से ऊपर उठाया जाए, ना कि सीधे 6ठी का भारी भरकम सिलेबस उस पर थोप दिया जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, ये बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन इसके साथ ही स्रोत सामग्री में एक और टर्म जो बार बार सामने आई, वो थी स्कूल्स ऑफ एमिनेंस। ये 118 विशेष स्कूल बनाए गए हैं। इनका क्या कॉन्सेप्ट है? स्कूल्स ऑफ एमिनेंस का विजन था सरकारी सिस्टम के अंदर ही एक ऐसा एलीट और हाई क्वालिटी माहौल तैयार करना जो सीधे तौर पर महंगे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर दे सके। ओह, मतलब एक पैरेलल सिस्टम। हाँ, ये 118 स्कूल खास तौर पर उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चुनौतियों के लिए डिजाइन किए गए हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस लैब और स्पोर्ट्स सुविधाएं बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रखी गई हैं। तो इससे बाकी स्कूलों पर क्या असर पड़ता है? इससे होता यह है कि साधारण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक एस्पिरेशनल गोल सेट हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे तो हमें भी इन स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में दाखिला मिल सकता है और ऐसी टॉप क्लास सुविधाएं मिल सकती हैं। ये बहुत ही बढ़िया रणनीति है। बच्चों को एक लक्ष्य मिल जाता है। लेकिन इन सबके बीच एक नीति जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, वो थी ग्लोबल ट्रेनिंग। हाँ, वो एक गेम चेंजर साबित हुई। पंजाब सरकार ने अपने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए सीधे फिनलैंड और सिंगापुर भेजा। मुझे इसे समझाने के लिए एक एनालॉजी का इस्तेमाल करने दीजिए। बिल्कुल, बताइए। मान लीजिए आपके कस्बे में एक बहुत ही साधारण सा ढाबा है। वहाँ का शेफ बहुत मेहनती है, लेकिन उसे सिर्फ सीमित चीजें बनानी आती हैं जो वो सालों से बना रहा है। ठीक है। अब अगर कोई उस शेफ को पेरिस के किसी मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दे, वहां वो ये नहीं सीखता कि पंजाब का खाना कैसे बनाना है। हाँ, वो तो उसे पहले से आता है। बिल्कुल, बल्कि वो वहां खाना पकाने की तकनीक, हाइजीन, काम करने का तरीका और प्रेजेंटेशन सीखता है। जब वो वापस लौटता है तो वो अपने उसी ढाबे के स्थानीय मसालों का इस्तेमाल करके खाने को इतना शानदार बना देता है कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ये तुलना इस स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो फिनलैंड का उदाहरण लेते हैं। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली तो वैसे भी बहुत मशहूर है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन मॉडल्स में से एक है। वहाँ बच्चों पर रटने का बिल्कुल दबाव नहीं होता। वहाँ फोकस किस चीज पर होता है? वहाँ सारा फोकस इस बात पर होता है कि बच्चा कैसे सीखता है, यानी हाउ टू लर्न, न कि क्या रटता है, यानी व्हाट टू मेमोराइज। तो जब पंजाब के शिक्षक फिनलैंड गए तो उन्होंने वहाँ का सिलेबस तो कॉपी नहीं किया होगा? नहीं, सिलेबस कॉपी करना तो बेवकूफ़ी होती, क्योंकि वहाँ का समाज, वहाँ का कल्चर और ज़रूरतें बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने वहाँ से टेक्निक सीखी, जैसे हमारे ढाबा वाले शेफ ने सीखी थी। बिल्कुल,
क्लासरूम मैनेजमेंट सीखा, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे विकसित करनी है ये सीखा, और फिर वापस आकर उन्होंने इस अंतर्राष्ट्रीय अनुभव को पंजाब की स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ब्लेंड किया। और इस ब्लेंडिंग का एक बहुत बड़ा और सफल उदाहरण है इंग्लिश एज प्रोग्राम। हाँ, ये इस पूरी रणनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। देखिए, भारत में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, सरकारी स्कूल के बच्चों के अंदर सबसे बड़ी हीन भावना या कॉन्फिडेंस की कमी किस चीज़ को लेकर होती है? बिना किसी शक के अंग्रेजी भाषा को लेकर। मतलब अगर कोई गांव का बच्चा किसी बड़े शहर के प्राइवेट स्कूल के बच्चे के सामने खड़ा होता है तो गणित या विज्ञान में वो शायद उससे ज्यादा तेज हो, लेकिन फर्राटेदार अंग्रेजी ना बोल पाने की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस करता है। और पंजाब ने इसी दर्द की रग पर हाथ रखा। इंग्लिश एज प्रोग्राम के तहत लगभग 3 लाख छात्रों को शामिल किया गया। 3 लाख छात्र, ये बहुत बड़ा नंबर है। और इसका मकसद सिर्फ ग्रामर के नियम रटाना नहीं था, बल्कि बच्चों में अंग्रेजी बोलने और समझने का आत्मविश्वास जगाना था। इसके लिए टीचर्स को विशेष रूप से ट्रेन किया गया। लेकिन इतने बड़े स्केल पर यह सब कैसे हुआ? ये सब मुमकिन हो पाया क्योंकि सरकार ने इस बीच लगभग 13,000 नए शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती भी की। 13,000 नई भर्तियां। मतलब उन्होंने सिर्फ नई बिल्डिंग्स नहीं बनाई, बल्कि उस बिल्डिंग में काम करने के लिए जरूरी मैन पावर भी दी, ताकि जो शिक्षक पहले से मौजूद हैं उन पर काम का बोझ न पड़े। हाँ, और इसमें सिर्फ शिक्षक ही शामिल नहीं है। स्कूल को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ चाहिए होता है वो भी दिया गया। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सरकारी स्कूलों में हमने देखा है कि एक टीचर ही क्लर्क का काम भी कर रहा होता है, वही मिड डे मील का हिसाब भी रख रहा होता है और रजिस्टर भी वही भर रहा होता है। तो वो पढ़ाएगा कब? सारा समय तो क्लरिकल काम में ही चला जाएगा। यही तो बात है। जब आपने स्टाफ बढ़ा दिया तो टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना रह गया। और ये वो बदलाव है जो आपको किसी कागज या दीवार पे नहीं दिखता, लेकिन क्लासरूम में इसका बहुत गहरा असर होता है। तो हमने हार्डवेयर देख लिया, हमने नीतियां देख ली और हमने शिक्षकों की ट्रेनिंग और स्टाफिंग की बात भी कर ली। लेकिन अब हमें उस सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, जमीनी हकीकत का सवाल। बिल्कुल। तो इस सब का जमीनी मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कुछ अच्छी रिपोर्ट्स और चमकदार आंकड़ों तक सीमित है, या इससे समाज के स्तर पर कोई वास्तविक बदलाव आ रहा है? मेरा मतलब है, क्या इन नीतियों का असर उस आखिरी कतार में बैठे आम परिवार पर पड़ रहा है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और इस सवाल का जवाब नीति आयोग की इसी रिपोर्ट के खास हिस्से में मिलता है। अच्छा, रिपोर्ट क्या कहती है इस बारे में? रिपोर्ट में पंजाब सरकार की सिर्फ नंबरों के लिए तारीफ नहीं की गई है, बल्कि सबसे बड़ी प्रशंसा इस बात के लिए की गई है कि उन्होंने शहरी ग्रामीण विभाजन, यानी जो अर्बन रूरल डिवाइड है, उसे पाटने का काम किया है। ये डिवाइड हमारे देश की सबसे बड़ी सच्चाई है। शहरों में तो फिर भी कुछ अच्छे सरकारी स्कूल मिल ही जाते हैं, लेकिन गांव के स्कूलों की हालत अक्सर खराब ही मानी जाती है। लेकिन पंजाब के इस मॉडल ने गांव के छात्रों को और खासतौर पर ग्रामीण लड़कियों को वो समान अवसर प्रदान किए हैं जो शायद पहले सिर्फ बड़े शहरों के महंगे स्कूलों तक ही सीमित थे। यानी अब गांव के बच्चे को शहर नहीं जाना पड़ रहा। बिल्कुल, स्मार्ट क्लासरूम्स, अच्छी अंग्रेजी की ट्रेनिंग और फिनलैंड से ट्रेन होकर आए शिक्षक अब गांव के स्कूलों में भी उपलब्ध हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें उन प्रतियोगी परीक्षाओं के नतीजों में देखने को मिलता है जिनका जिक्र स्रोत सामग्री में किया गया है। और सच कहूं तो ये आंकड़े रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हाँ, ये नतीजे बहुत ही प्रेरणादायक हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार पंजाब के सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करने वाले 786 छात्रों ने जेईई मेन की परीक्षा पास की है और 1284 छात्रों ने नीट की परीक्षा क्लियर की है। ये आंकड़े इसलिए ऐतिहासिक हैं क्योंकि जेईई और नीट कोई आम परीक्षाएं नहीं हैं। ये भारत के सबसे कठिन और सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी एग्जाम्स में से हैं। और इसके लिए तो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री काम करती है। लोग अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, लाखों रुपए फीस भरते हैं, महंगी प्राइवेट कोचिंग करवाते हैं और कई बार तो कर्ज लेकर भी भेजते हैं। बिल्कुल। अब जरा सोचिए, एक ऐसा परिवार जो खेत में काम करता है या जो मजदूरी करता है, जिसके पास 2 लाख रुपए कोचिंग की फीस देने के लिए नहीं है, उनके बच्चे ने सरकारी स्कूल में पढ़कर उसी 22:1 वाले क्लासरूम में बैठकर नीट क्लियर किया है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, ये एक पूरे परिवार को और शायद एक पूरी पीढ़ी को गरीबी से बाहर निकालने का रास्ता है। और ये इस बात को भी साबित करता है कि जो टैलेंट या प्रतिभा है वो किसी महंगी प्राइवेट कोचिंग या लाखों की फीस की मोहताज नहीं होती। सही बात है।
अगर बच्चे को सही इंफ्रास्ट्रक्चर, सही नीतियां और एक समर्पित शिक्षक मिल जाए तो वो किसी भी बड़े शहर के कोचिंग वाले बच्चे को टक्कर दे सकता है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का वो बयान मुझे यहाँ याद आता है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह सम्मान हर उस माता-पिता, छात्र और शिक्षक का है जिन्होंने सरकारी स्कूलों का साथ नहीं छोड़ा। ये एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये बयान सच में बहुत गहराई रखता है। ये बताता है कि लोग अक्सर सरकारी सिस्टम से निराश होकर प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। हाँ, एक अविश्वास सा बन गया था। लेकिन जिन माता पिता ने भरोसा बनाए रखा, जिन शिक्षकों ने हिम्मत नहीं हारी, आज ये नतीजे उनकी उस तपस्या का ही फल है। और जैसा कि मंत्री जी ने कहा, ये रातों रात नहीं हुआ। जब आप कक्षा 3 के बच्चे की नींव मजबूत करते हैं, उसे कक्षा 9 में अच्छी तरह से गणित पढ़ाते हैं, उसे ड्रॉप आउट होने से रोकते हैं, तब जाकर वो बच्चा 12वीं के बाद नीट या जेईई निकाल पाता है। ये एक पूरी चेन है। हाँ, और पंजाब ने इस पूरी चेन की हर एक कड़ी को मजबूत किया है। तो आज की इस लंबी और गहन चर्चा के बाद अगर हम सारे धागों को एक साथ समेटें तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो बहुत ही स्पष्ट और प्रेरणादायक है। बिल्कुल। नीति आयोग की 2026 की रिपोर्ट में पंजाब का केरल को पछाड़ना कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक पूरी केस स्टडी है कि कैसे एक सिस्टम असल में काम करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, डेटा आधारित नीतियां जैसे कि मिशन समर्थ, शिक्षकों को फिनलैंड और सिंगापुर भेजना और फिर उस पूरे सिस्टम को 22:1 के एक आदर्श अनुपात में बांध देना। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो सफल होने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और ये जानकारी हम सबके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ये सिखाती है कि हम जिस सरकारी मशीनरी को अक्सर सुस्त, भ्रष्ट या नकारा मान लेते हैं, उसमें बदलाव की असीम क्षमता होती है। क्षमता तो हमेशा से थी, बस जरूरत होती है तो एक स्पष्ट विजन की और उस विजन को जमीन पर उतारने वाली मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की। बिल्कुल। और यही हमें आज के इस पूरी चर्चा के सबसे विचारोत्तेजक सवाल की तरफ ले जाता है। वो सवाल क्या है? हम सब ने देखा कि कैसे कुछ ही सालों के सुनियोजित सुधारों से एक पूरे राज्य का एजुकेशन सिस्टम पलट सकता है और देश में नंबर 1 बन सकता है। आप जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। हाँ, अगर इसी पंजाब मॉडल की सोच को, इसी जवाबदेही और इसी अप्रोच को हम एक ब्लूप्रिंट बना लें और इस ब्लूप्रिंट को देश के हर उस सरकारी विभाग पर लागू कर दें जिससे आम आदमी रोज जूझता है। ओह, ये एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल विचार है। कल्पना कीजिए, अगर यही अप्रोच हमारे सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग में आ जाए, अगर वही डेटा ड्रिवन ट्रेनिंग, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल और वही जवाबदेही हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या पुलिस विभाग में लागू हो जाए, तो तस्वीर ही कुछ और होगी। बिल्कुल। अगर एक जंग लगा हुआ सरकारी स्कूल का सिस्टम एक हाई परफॉर्मिंग इंजन बन सकता है, तो भारत का पूरा सरकारी तंत्र क्या कुछ नहीं कर सकता? बहुत कुछ कर सकता है। शायद वो क्षमता हमेशा से वही थी, बस सही नियत और सही नीतियों के तालमेल का इंतजार कर रही थी। बिल्कुल सही कहा। तो इस विचार के साथ कि बदलाव सिर्फ किताबों या फाइलों में नहीं बल्कि जमीन पर मुमकिन है, हम श्रोताओं को यहीं छोड़ते हैं। इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए विषय और एक नई समझ के साथ।